प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर जापान में मौजूद हैं। टोक्यो में आज उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। आज सुबह इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लॉन्च पर उन्होंने आर्थिक चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे इसका एक रोड मैप पेश किया और हिंदुस्तान ने अगले 25 साल का लक्ष्य तय कर लिया है। भारतीय कम्युनिटी को आज उन्होंने ये बताया, हिंदुस्तान अगले 25 साल के रोड मैप पर काम कर रहा है। भारत चुनौतियों का समाधान ढूंढता है। जापान से हमारा रिश्ता अध्यात्म का, जापान से बुद्ध और बौद्ध का नाता, 130 करोड़ भारतीयों का सपना हमारा लक्ष्य है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मैं मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचना पसंद करता हूं। भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया की मदद की, वैक्सीन दी कोरोना काल में। सरकार लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें, हाई स्पीड रेल जापान के सहयोग का उदाहरण है। दुनिया का 40% कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है वो भारत में होता है। दुनिया भारत का सामर्थ्य अच्छी तरह देख रही है। भारत 25 साल के विकास के रोड मैप पर आगे बढ़ रहा है। भारत में डिजिटल क्रांति आई है। डिजिटल नेटवर्क भारत की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी दुनिया को भारतीय समुदाय के संबोधन के जरिए देने की कोशिश की। डिजिटल लेन देन में भारत की 40% की हिस्सेदारी है, यह भी बताया। हमने भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा की है। अपने सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको भी गिनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी का जिक्र किया कि भारत जो है, भारत की खादी अब ग्लोबल बन चुकी है। खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल किया। भारत और जापान के रिश्तों पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये रिश्ता आध्यात्म का, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। और हमारे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस समय जापान के टोक्यो में यानी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। विकास भदौरिया मुझे दिखने भी लगे हैं। विकास, जो भारतीयों का प्यार प्रधानमंत्री मोदी के लिए है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो संदेश आज भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिया कि भारत जो है वो डिजिटल क्रांति है, 40% डिजिटल डेटा जो है वो भारत में इस्तेमाल होता है, ये एक बड़ा संदेश। जी देखिए, ये तकरीबन 1 महीने पुरानी स्टोरी है और ये जो डिजिटल आंकड़े जारी हुए थे वो लोगों को नहीं पता है, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री अलग अलग मंच से उसका जिक्र करते हैं ताकि लोग जान सकें कि भारत अब पिछड़ा देश नहीं है। उसने डिजिटल क्रांति की है और डिजिटल पेमेंट में वो 40% दुनिया का हिस्सेदारी करता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर डिजिटल पेमेंट किसी देश में होते हैं तो भारत में होते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हर भारतीय को एक बार जापान आना चाहिए। अब वो कहते हैं कि केवल जापानी नहीं बल्कि दुनिया के हर नागरिक को एक बार भारत ज़रूर आना चाहिए। भारत जो है अपने आप में संपूर्ण संस्कृति है, ये बात उन्होंने कही। देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद यहाँ पर तमाम भारतीय समुदाय के लोग हमारे साथ यहाँ पर इकट्ठे हैं, उनसे बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले असद का रुख कर लेते हैं। असद, प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने आप आए, क्या खास बात लगी? क्या आप घर ले जा रहे हैं? क्या आप बात है जो अपने घर वालों को बताएंगे कि पीएम ने ये कहा है? जी, पीएम से मिलने के बाद मुझे इंडिया की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ अच्छी बातें पता चली। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन की बात की और अगर हम देखें तो फ्यूचर इज़ टू डार्क इफ़ यू यूज़ द फॉसिल फ्यूल्स। तो हमारे अपने इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद डिजिटल पेमेंट की बात हुई तो हाइड्रोजन विच इज़ एनर्जी प्लस इकोनॉमिक्स, दैट्स आई बिलीव अ डेडली कॉम्बिनेशन। सो ये बहुत ही अच्छा है और I represent kind of youth in Japan. I've been living in Japan for last 12 years. So एक काफ़ी अच्छा एक वाइब मिला, काफ़ी अच्छा एक किक मिला हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त हर तरफ हम देखते हैं कि बहुत पीस है। We want the same kind of peace in our country and same kind of technological development in our country. I believe I will be able to, I should be able to do it for my country in the future. भारत में किस तरह के पीस को आप ढूंढ रहे हैं? Technological peace I would say. और इफ़ यू गो टू सम अदर थिंग्स, देखिए जापान टेक्नोलॉजी में इतना आगे क्यों है? बिकॉज यहाँ पे लोगों को टेक्नोलॉजी के सिवा और कोई चीज़ से मतलब नहीं है।
लेकिन हमारे मुल्कों में आई वुड से दैट बिकॉज ऑफ सम फॉरेन पावर्स, आवर नेबर्स, और आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ एनी कंट्री, वो लोग कुछ इनस्टेबिलिटी लेके आते हैं। तो अगर हम इन बातों को भूल जाएं और हम अपनी कोर टेक्नोलॉजी को अपने देश की उन्नति के लिए लगाएं, तो आई बिलीव वी कैन लीव जापान वे बिहाइंड एंड वी कैन गो मच अहेड। सीधे सीधे कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके झगड़े को दूर कर लो और तकनीक बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि देखिए हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये चीज़ें हमारे दिल से बहुत करीब हैं, क्योंकि हमारा जो मुल्क है ये एक मल्टी कल्चरल मुल्क है और हम इंडियंस थोड़े से बेवकूफ़ भी हैं। जब हमारी इस बात में बात आती है तो हम टेक्नोलॉजी भूल जाते हैं, लेकिन जापानी बड़े चालाक होते हैं, ये कोई कभी रीजन की बात नहीं करते, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आई वुड से आई वर्क इन निसान में कितने टॉप इंजीनियर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ आर फ्रॉम इंडिया। वी आर काइंड ऑफ रनिंग द कंपनी इन टेक्नोलॉजिकल फील्ड। अगर हम बैक टू इंडिया जाकर और अपने मुल्क के गाड़ी की कंपनियों में काम करें तो कितना अच्छा हो, है कि नहीं। इसीलिए अगर हम इन चीज़ों को भूल जाएं और directly concentrate towards the technology, we believe and I believe that India has the capability to become 10 times more better than Japan, not only 1 times. आप ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी के मसले पर जो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का जब फैसला आ जाए उसको सब माने? सब माने, क्यों कोर्ट सुप्रीम है, कोर्ट एक सुप्रीम चीज़ है। अगर ज्ञानवापी, मैंने वैसे उस बारे में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है अभी और मैंने ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखी है, लेकिन अगर जो कोर्ट फैसला करती है उस पर सबको राज़ी होना चाहिए। देखिए असदुद्दीन ओवैसी के जो बयान हैं वो लोगों को ऐसा लगता है कि भड़का रहे हैं, खासतौर पर समुदाय। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से क्या उम्मीदें देख रहे हैं? मैं फिर से अर्ज करूंगा इंडिया के यूथ से कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जोर लगाएं और अपने असद हम बात करेंगे। और देखिए यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा हुआ है उससे लोगों को क्या उम्मीद है उस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सुभाष श्रीवास्तव। सुभाष, आप तो यहाँ सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, प्रधानमंत्री के इस दौरे से आपको क्या उम्मीद है? प्रधानमंत्री मोदी जी के इस दौरे से ही नहीं बल्कि हमेशा जब उनको सुनिए तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को नया मिलता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ सारे हिंदी भाषियों को, अपने हिंदुस्तानियों को संबोधित करते जापान और भारत की तुलना करी, चाहे वो देवी देवताओं के संबंध में उन्होंने जापान में कैसे देवी देवताएँ हैं और कैसे इंडिया में पूजे जाते हैं, या फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात करी, जैसे जापान की बुलेट ट्रेन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बोला कि हम इंडिया में अहमदाबाद। धर्म कर्म बुलेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यवसायी भी हैं। भाई वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर जापानी को भारत जाना चाहिए, हर नागरिक को भारत जाना चाहिए, सही संस्कृति देखने को मिलेगी। आप लोग तो अपना देश छोड़ के यहाँ पर आ गए। नहीं, पर इंडिया इज़ लाइक इनक्रेडिबल इंडिया, हर किसी को जाना चाहिए। वहाँ पे जो ट्रेडिशन है, अपने त्यौहार है, होली है, दिवाली, हम सब यहाँ साथ मनाते हैं, तो सबको जैपनीज़ को भी वहाँ जाके देखना चाहिए। आपको क्या लगा प्रधानमंत्री के इस भाषण से? आपको क्या उम्मीदें इस यात्रा से उनकी जापान के? आपको क्या उम्मीद है कि आम भारतीय को क्या मिलेगा? नहीं, काफ़ी आम भारतीय को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम इतने साल से, हम 25 साल से जापान में हैं और वी आर इन ज्वेलरी बिजनेस है, तो दिनों दिन हमारा बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। जितने अच्छे रिलेशंस जापान के इंडिया के साथ डेवलप हो रहे हैं उससे हमारे को काफ़ी बेनिफिट्स हो रहा है। और कई बार अभी मोदी जी के इंस्ट्रक्शन से पहले एम्बेसी ने हमारे को कई बार सारे व्यवसाय को एम्बेसी में बुलाया था कि आपको क्या इंडिया से बिजनेस करने में प्रॉब्लम आती है, क्या कस्टम्स के इश्यू है, वो हमने हमारी प्रॉब्लम्स रखी, उससे काफ़ी सॉल्यूशन भी आया। और आशा करते और भी हमारे जो भी कनेक्टिविटी है, बिज़नेस जो हम इंडिया से करते हैं जापान से करते हैं, तो वो ईजी होंगे और हमारा बिज़नेस काफ़ी अच्छा बूम होगा। हम अच्छा आपको क्या उम्मीदें थी इस यात्रा से कि प्रधानमंत्री देश के लिए क्या लेके जाएंगे यहाँ से? प्रधान जी, ये तो जापान जो देश है वो उनके हिसाब से जो पहले से माइंड में है ही कि भाई ये देश कैसा है, तो उसी हिसाब से वो हमें सिखाते हैं। और उसके पहले भी उन्होंने हमें यही बोला था कि ये तुम्हारी कर्मभूमि है, क्योंकि हम लोग भी 25-30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। बोले तुम्हारी कर्मभूमि है, यहाँ पे तुम्हें कैसे व्यवहार करना है, और एक आप इंडिया के एक एम्बेसडर हो, उस हिसाब से आपको हर एक नागरिक को, जापानीज नागरिक को बोलना है कि आप कितने लोगों को यहाँ से इंडिया लेके जाते हो, समझे। तो वो बात। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ और युवा है हमारे साथ। क्या उम्मीद है इस जापान यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि क्या वो करेंगे? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम अभी घटाए हैं, भारत पे 1 लाख करोड़ का जो हर साल भारत के खजाने पर जोर पड़ेगा, तो क्या यहाँ से कोई बड़ा निवेश मिलने वाला है? सर, पेट्रोल डीजल के दाम तो जो घटाए हैं वो तो सर जितना हर किसी नागरिक को सपोर्ट करना चाहिए, तो जितना वो टैक्स चुकाएंगे अपना देश तो आगे बढ़ेगा। जैसे जापान में हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है 10%, यहाँ पे कोई किसी को नहीं बोलता इसमें टैक्स कम करो, इसमें टैक्स कम करो। सर जितना टैक्स चुकाएंगे तो वो देश की प्रगति होगी।
मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो मुश्किल हो जाती है ना, बड़े व्यवसायी के लिए तो ठीक है टैक्स दे देगा। मध्यम अभी प्रॉब्लम है, लेकिन सर भविष्य में उनके बच्चों के लिए सर वो चीज़ आसान हो जाएगी। वो अभी जब भी सर जैसे अपन हम जापान में टैक्स चुकाते हैं, सर इंडिया में अगर टैक्स मैं बोलता हूँ मध्य थोड़ा चुका है, सर धीरे चुकाएंगे तो सर देश विशेष तरक्की पे लग जाएगा। सर जैसे जापान एक डेवलप कंट्री है, जैसे जैसे सर वो इंडिया भी डेवलप कंट्री बनेगा, पर टैक्स सर पेट्रोल के भाव कम करने से तो सर देश तरक्की नहीं करेगा। सबको हर किसी नागरिक को सर उसके अंदर सपोर्ट करना है, धीरे धीरे करके। ऐसे नहीं बोलते कि पूरा पेट्रोल में सर। देखिए हमारे साथ यहाँ पर स्वामीनारायण संप्रदाय के समेधानंद जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज मुलाकात भी की थी इनसे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे देवी देवताओं की तुलना की जापान के और भारत के, और कहा कि संस्कृति एक है। आपसे मुलाकात में क्या बात हुई? In fact, there are two such meetings before with an Indian diaspora. When he visited Japan, so there are two such meetings. Then I attended all these, another two, and this time also. So he, in that sense, he knew me personally also. Last time when we met, he said, "How, Swamiji, aap kaisa hai?" I said, "I am fine. How are you?" So then also, when he came for the first time, a book was presented to the Prime Minister, then Mr. Abe, and that book was written by me. So Swami Madhushananda, India-Japan relationship, Swami Vivekananda. So I believe since then he knows my name. So that time, this time what happened, that book has been, that was a small book. Now we have made, I've written a 450 pages book. So India-Japan relationship, Okakura Tenshin and Swami Vivekananda, the modern pioneers. So it's a quite large book. And also Benares is his constitution. So I wrote a book of 2-volume books on Varanasi. So that also I presented him. So in that condition I informed him. So these two books I already handed over to the Indian embassy. So I believe they will give to you. Then he said, "How many monks you are now here, Swamiji?" I said, "We are 2 here." So then just like that, so just he was very happy to meet me. Excuse me? Yes, we showed young greetings, and especially. और देखिए यहाँ पर हमारे साथ गृहिणी भी हैं, जापान में बसी हुई हैं। देखिए आपके तो लग रहा है कि ज्वेलरी का कारोबार है, आप तो खूब जो कह रहे थे ना सर कि ज्वेलरी का कारोबार खूब बढ़ रहा है। मोदी जी ने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया आज, इनकी बर्थडे है और मोदी जी बोले इनका सेलिब्रेट करने इंडिया से आ गए। तो आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आपको क्या उम्मीद है? उम्मीदें तो बहुत अच्छी है, क्योंकि अब तक मोदी जी ने जो भी कहा है वो करके दिखाया, और हम लोग सब बहुत पॉजिटिव है कि मोदी जी यहाँ आए तो सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होने ही वाला है। क्योंकि जापान इटसेल्फ बहुत अच्छा है, सब कुछ यहाँ मतलब कैसे एकदम पंचुअल है, लोग बहुत क्लीननेस है यहाँ पे, तो और ये सब इंडिया भी जाएगा, यहाँ पे तो है ही, बट हम लोग भी, हमारी फैमिली सब इंडिया रहती है, तो वी ऑल्सो थिंक कि वो लोग का भी वहाँ पे ऐसा ही रहेगा। अब जो बात कह रही है ना, वो बात काशी को क्योटो बनाने वाली जो बात है ना, वो तभी लागू होगी ना कि जब यहाँ पर लोग पंचुअल हो जाएंगे, टाइम के पाबंद हो जाएंगे, साफ सफाई रखेंगे। क्यों? हम इंडियंस हैं, हम लोग वो फॉलो करते हैं। हम फॉलो करते हैं। हमने यहाँ पे BAPS स्वामीनारायण मंदिर बनाया है। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारे साथ और भी एक और गृहिणी है। आप भारत जाते होंगे तो आपको क्या लगता है, क्या मिसिंग है जो जापान में है और भारत में नहीं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो जापान में हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ रह के हम फॉलो करते हैं और इंडिया जाके शायद वो चीज़ें नहीं फॉलो करते। मौजूदा समय में देश के सबसे बड़े विवाद पर आज काशी की जिला अदालत में सुनवाई हुई, और अब ये कल फैसला आना है। मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद इस समय गंगा घाट पर मौजूद है। बार बार कोशिश कर रहे हैं हम कि वहां पे मौजूद मेहमानों की बात आप तक पहुंचा सके। अखिलेश, एक बार फिर कोशिश कर लीजिए। जी बिल्कुल शोभना, हम भी एकदम हट धर्मिता वाले मूड में आ चुके हैं कि दर्शकों तक ये लाइव कवरेज पहुंचानी है तमाम दिक्कतों के बावजूद, चूंकि मामला इतना बड़ा हो चुका है कि इसकी न सिर्फ देश में तमाम जगहों पर इसकी चर्चा हो रही है ज्ञानवापी को लेकर। अच्छा, आपके पास सीधे आना चाहूंगा। हाँ, आपकी कुछ बात अधूरी रह गई थी क्या? कांग्रेस के नेता बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, बोल लीजिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बाबा भी इस बात से नाराज हैं कि जो रोज रोज मेरे नाम पे मीडिया ट्रायल हो रहा है, मेरी जो संतानें हैं, ये भारतवासी जो हैं, उनके मूल मुद्दों से जो ध्यान भटकाया जा रहा है, ये मीडिया भी उसमें उतना ही दोषी है। आपके मुताबिक मूल मुद्दा ये नहीं है? बिल्कुल, जब मामला कोर्ट में है। आपके मुताबिक अगर नहीं, अब आपको तो इसका जवाब देना पड़ेगा। आपके मुताबिक ये मुद्दा नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस के मुताबिक ये मुद्दा नहीं है, मैं मान लूं।
बिल्कुल मुद्दा है, लेकिन आपने कहा कि मुद्दा नहीं है। आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। बिल्कुल मुद्दा है, लेकिन जब मुद्दा सबने माना कि कोर्ट डिसाइड करेगा, और जब कोर्ट को डिसाइड करना है तो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। हम वापस मूल मुद्दों पे, गरीबी, बेरोजगारी, 55,000 बच्चे कुपोषित हैं इस प्रधानमंत्री के संसदीय से बनारस में। देखिए, हमारे आस्था का सवाल है, और इस समय जितने सनातनी हैं, जितने भी सनातनी हैं, कुछ भटके और बिगड़े हुए की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी जितने सभी का सभी जो है, पूरा मन, मस्तिष्क, हृदय, सब कुछ बाबा विश्वनाथ के इसी स्थान पे लगा पड़ा हुआ है। ये है सत्यता। कौन है भटके हुए? कौन है? जो नहीं मानते हैं, जो भी नहीं मानते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव टाइप के लोग। क्यों ऐसा? आप जो आदमी ये कहता हो कि किसी पत्थर पर टीका लगा दो, उसको किसी पेड़ के नीचे रख दो, झंडे के नीचे रख दो, वो बाबा हो जाएंगे, तो ऐसे आदमी का रात के अंधेरे मूर्ति रख दी गई। मूर्ति रख दी गई तो क्या वो पत्थर पे टीका लगा दिया गया? क्या बाबा विश्वनाथ की आप वो पत्थर के टीका लगाने वाले उस पर आप करेंगे? जो ये कहता है कि मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, वो इस तरीके की बात करता है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे लोगों का हिंदू होना भी अपने में। अच्छा, ये बताइए मौलाना साहब, हाँ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव औरंगजेब के परपोते हैं। नहीं, मतलब मुझे लगता है इस तरह की भाषा हमें नहीं बोलनी चाहिए। मुद्दे पे आने सही है। हाँ, मुद्दा यह है कि मैंने सुने 1991 में मैंने वाद दाखिल किया, वाद संख्या 610 1991। उस वक्त वर्शिप एक्ट कौन लाया? कांग्रेस पार्टी ने लाया। केवल वर्शिप एक्ट कौन लाया? कांग्रेस पार्टी ने लाया, केवल वोट साधने के लिए। कौन सा वोट साधने के लिए? अल्पसंख्यक वोट साधने के लिए कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, जिसका मैं खुलकर विरोध करता हूं, और उसी विरोध का परिणाम है कि मैंने ये मुकदमा दाखिल किया वर्शिप एक्ट के खिलाफ भी, और उस ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर बनाए गए मस्जिद के खिलाफ भी मैंने वाद दाखिल। कांग्रेस के नेता भी ये जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ, ऐसा है कि ये अभी बात को भटका रहे हैं। जिस दल से वो आते हैं, ताल्लुक रखते हैं, ये सारे लोग कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े हैं। सत्ताधारी दल के उस टाइम के नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी उस राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य थे, जिसमें यह निर्णय हुआ कि ये एक उपासना स्थल का कानून बनना चाहिए। राम मंदिर हमारे आस्था का प्रश्न है, वो उसका मुकदमा 47 से पहले का है, इस वजह से उसको इससे विरत रखा जाएगा। और सारे लोगों को एक सामूहिक निर्णय के बाद ये सब हुआ, देश के सद्भाव। अच्छा, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? अखिलेश यादव ने जो बात कही कि रात के अंधेरे मूर्तियां रख दी गई। मैं अखिलेश का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे जो लगता है, हिंदू और सनातन जो धर्म है, इतना उदार धर्म है। हम पीपल के पास भी कोई मूर्ति रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। एक मिनट, अब जरा 2 मिनट मुझे सुन लीजिए। 1991 एक्ट जो कांग्रेस लाई थी और जिसपे इनको बड़ा भरोसा था, उस एक्ट के बारे में यही है ना कि आप 1947 में जो पूजा स्थल है उसका कोई स्वरूप नहीं चेंज करेंगे। इन कांग्रेसियों से मैं पूछना चाहता हूँ, वजह महबूबा सईद भी रो रही थी कि अब सेकुलरिज्म खतरे में है। ये 2012 में हिंदुस्तान में एक खबर छपी थी कि पिछले ये जम्मू कश्मीर असेंबली में जवाब दिया गया था सरकार की तरफ से कि 2012 से 20 साल पहले तक, यानी 1992 से 438 मंदिरों में से 208 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। उस समय ये लोग कहा थे, ये एक्ट क्यों बनाए थे? अरे ये बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में 246 मंदिरों को तोड़ा गया, 40 काशी खंडों शिवलिंगों को तोड़ा गया। ये वही लोग हैं उस टाइम सरकार के समर्थन में शिवलिंगों के तोड़ने, अक्षय वट को तोड़ने, महर्षि वेद व्यास की पीठ को तोड़ने पे चुप एक मिनट रुकिए। ये बताएं कि जब अक्षय वट तोड़ा जा रहा था तो इनकी आस्था कहां मर गई थी? 208 मंदिरों को तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर सरकार का कथन हिंदुस्तान में छपा था 4 अक्टूबर 2018। अब उसमें तो व्हाट्सएप ठीक है, एक मिनट रुकिए। और वहाँ एक मिनट वहाँ मैं और मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगा। ठीक है, आप पूरी जानकारी पहले जमा कर लीजिए। मौलाना साहब, अदालत से फैसला होगा, सही है? बिल्कुल, शुरू से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि जब न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो सभी लोगों को उस पर जो है
न्यायालय पर पूरा विश्वास करके। सर्वे भी तो न्यायालय के आदेश के उस पे ही हो रहा था, तो फिर उसमें क्यों दिक्कत आ रही थी? हो रहा है, सर्वे हुआ था। सर्वे तो हुआ भी, लेकिन विरोध किया गया था ना जब पहली बार पहुंची टीम वहां। भाई अब वो उस जिस पक्ष ने उन्हें रोका था उस पक्ष ने के पास क्या प्रमाण था, उन्होंने किस आधार पर रोका, लेकिन जब दोबारा न्यायालय ने आदेश किया तो उसी आदेश का पालन हुआ और उसी न्यायालय के आदेश पर ही पालन हो रहा है। पहले मैं ये कहना चाहूँगा संपादक महोदय को बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्या हमारी गंगा जमनी तहजीब बहुत कमज़ोर हो गई है या हमारी हिंदू मुस्लिम भाई एकता कमज़ोर हो गया है, जो कि कोई भी मैटर जो है हमारे देश का हो या हमारे शहर का हो या हमारे ज़िला का हो या हमारे प्रदेश का हो, तो वो हर मैटर क्या जाना जरूरी है कि न्यायालय पे जाए या हम न्यायालय की बात को ही सुने? कैसे इसका मसले का हल निकलता है? इतने बड़े बड़े यहाँ हिंदू धर्म के हमारे बड़े बड़े महंत हैं, हमारे शहर में बड़े बड़े मुफ्ती हैं, क्या इन लोग बैठ के हर मसले को सुलझा नहीं सकते, हर मैटर को? लेकिन जब दोनों पक्षों का उस पर दावा है तो फिर कैसे मसला सुलझ जाएगा? कौन किसको देने को राजी हो जाएगा? तो ठीक है, अब तो ये मैटर वही तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या हर मैटर न्यायालय में जाना जरूरी है? हाँ, कोई भी मैटर न्यायालय में नहीं जाना चाहिए इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से जाना चाहिए। ये तो मुगलों के हिसाब से कब्जा करना जानते हैं ना, ये तो हमारे मंदिर को तोड़ पर उस पर गम्मत रखना चाहते हैं। ये तो कह रहे हैं मिल बैठ के बात करते हैं। कैसे बात करें? इनके घर पे मैं कब्जा कर लूं उसके बाद मिल बैठ के बात होगी। हमारे अंग्रेजों को मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाला हूँ, मैं निजामुद्दीन औलिया, ये संत लोग थे जो समाज को अच्छी दिशा देते थे, अच्छी स्वभाव देते थे। हम मुगल को नहीं मानते हैं। मैं आप ये बताइए कि जिस जगह आप वजू कर रहे हैं अगर सरकार ने कह दिया कि वहाँ शिवलिंग है तो आप क्या पूरे सनातनियों से माफी मांगेंगे कि उसमें आप पांव धोते थे, उसमें आप कुल्ला करते थे? दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के साथी 5 बार बोल चुके, इनको हर मिनट में माइक चाहिए, आदत है इनको। मैं बस इनसे इतना कहना चाहता हूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी जाएगी। मेरी बात सुनिएगा आप, दो छोटे में फटाफट। भाई साहब तो फवारा कहने समझ में आ रहा है। अरे हम शिवलिंग कर रहे हैं, आप भी सनातनी हैं, हम मुकदमा चल रहा है, फैसला कोर्ट देगा, लेकिन आप अपने धर्म के साथ तो रहिए। आप ये तो कहिए कि भाईचारा बनाइए। वो कह रहे हैं कि आप बोल दीजिए। देखिए ऐसा है कि कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सारे सनातनी हैं, जो सनातनी, ये बाबा जी भी कह रहे हैं, कुछ बिगड़ैल लोग, अरे इन बिगड़ैलों ने तो जो अक्षय वट गिरा उसके लिए विरोध दर्ज किया। आप कहां गए थे? आपकी आस्था कहां गई थी? सैकड़ों काशी खंडोक्त शिवलिंगों को 40 तोड़ा गया। सुन लीजिए, काशी खंडोक्त का मतलब मैं मीडिया को समझाना चाहता हूं, पब्लिक को। काशी खंडोक्त, काशी खंड स्कंद महापुराण में लिखा गया, स्कंद महापुराण महर्षि वेदव्यास ने लिखा, महर्षि वेदव्यास शोर नहीं भैया, शोर नहीं। देखिए पहली बात, जब भी हम लोग अपने धार्मिक अस्मिता का मुद्दा उठाते हैं तो पट दे लोग राजनीतिक दरबार, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देश में इतनी बेरोजगारी है, देश में इतना कुपोषण है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1947 में कांग्रेस ने देश को 3 टुकड़े में बेरोजगारी के नाम पर बांटा। देश बटा बेरोजगारी के नाम पर, कुपोषण के नाम पर, कि धर्म के नाम पर? धर्म धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको उपेक्षा नहीं की जा सकती। पहली बात ही जान लीजिए, ये देश टूट गया आस्था के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर नहीं। तो ये इसको मुद्दे को आसानी से नहीं आप कर सकते। रही बात, अदालत पे तो भरोसा करेंगे ना। 11 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने ये काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने का जो फरमान दिया, आज भी एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में रखा हुआ है फरमान। ये जग जाहिर है, सारे इतिहासकार कहते हैं। लाए कलकत्ता से वह इतिहास जो है मैं लेकर आया हूँ, दाखिल किया हूँ कोर्ट में, अदालत में दे चुके हैं सब प्रमाण। क्या बात करेंगे? अरे इन कांग्रेसियों ने इस देश को नीलाम कर दिया। देखिए अभी भाई साहब कांग्रेसी जो हम बोल रहे थे कि बाबा वहाँ पे हम लोग विराजमान हैं, हम पूजा करते हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि मेरा जो ज्योतिर्लिंग जो है विश्वेश्वर आदि विश्वेश्वरनाथ, जिस ज्योतिर्लिंग की लड़ाई चल रही है वो नरदेश्वर महादेव की हम पूजा करते हैं, और हमारी लड़ाई जो सनातन धर्म में 12वां ज्योतिर्लिंग की है उसकी है। और कोर्ट जो आदेश देता है, नहीं, ये ज्योतिर्लिंग का अपमान कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के जो महंत परिवार हैं, महंत परिवार के लोगों ने ये बात बताई कि जब मंदिर तोड़ा जा रहा था उस ज्योतिर्लिंग को उठा के वो अपने घर ले आए।
घर में उन्होंने स्थापित किया, और जब अहिल्याबाई होलकर मंदिर बनाने के लिए आई, पुनर्निर्माण के लिए, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वहां पे मंदिर बना। जिसको ज्योतिर्लिंग का ज्ञान नहीं, वो ज्योतिर्लिंग के बारे में कह रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय ज्योतिर्लिंग? आइए शास्त्रार्थ कर लीजिए, मैं तैयार। जब आप कहिए शास्त्रार्थ करने को मैं तैयार हूँ, जब कहिए तैयार हूँ। मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। ज्योतिर्लिंग का नाम बताइए, आप 12 ज्योतिर्लिंग का नाम बता दीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग। महाकाल, विश्वनाथ सबसे। अरे गिन तो लीजिए भाई, बता रहे हैं एक एक करके बता रहे हैं, सुनिए तो सही आप। सोमनाथ एक, महाकाल, विश्वनाथ, गृहेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। अरे बोलने तो दीजिए। ऐसा है कि इसी तरीके से इसी जानकारी पे ये लोग, वो तो कोई बता दे, इनसे ये पूछ लीजिए, ठीक है? हाँ, नहीं, एक मिनट, जब बता रहा हूं तो रोक रहे हैं। चलिए एक मिनट, आराम से, अरे आराम से, धक्का मुक्की नहीं, आराम बटा, बिल्कुल बिना उत्तेजित हुए, आराम से। हाँ। आपका जवाब सुनने दीजिए। अरे भाई ऐसे नहीं होता ना, अरे बारी बारी सबको बोलने दीजिए, बारी बारी। मुझे उन बाबर भाई साहब से नहीं तकलीफ है। मैं इस चंदन टीकादारी से पूछना चाहता हूं कि वो अगर शिवलिंग नहीं है तो क्या वो फव्वारा है? बस यही बोले, ये बोल दे फव्वारा है। देखिए ऐसा है कि कोर्ट डिसाइड करेगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप फव्वारा चाहते हैं, शिवलिंग चाहते हैं? अपना मत बताइए, तो अदालत को तय करने दीजिए। मैं आपका बात करना, आपने जो बात कही धर्म, ये जो कह रहे हैं कि वो शिवलिंग महंत जी ने, थोड़ा पीछे चलिए, आप लोग थोड़ा पीछे चलिए, तब सबकी बात आ पाएगी। चलिए पीछे हटिए, इधर से थोड़ा पीछे चलिए। हाँ सुनिए, ये जो कह रहे हैं कि शिवलिंग महंत जी ने रख लिया, एक ही आपको बताएं कि शिवलिंग में और नंदी में एक अनुपात होता है। जो इसमें वर्तमान शिवलिंग है उसके हिसाब से नंदी बना हुआ है, जाके देख लीजिए। ये इतना विशाल का जो नंदी है वो इतने छोटे शिवलिंग का हो ही नहीं सकता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस नंदी का जिक्र हो रहा है सम्मुख है उधर तालाब की तरफ, जहां शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है तथाकथित तौर पे, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, वो नंदी के हिसाब से शिवलिंग वही है एकदम। अनुपात ये बता दें, शास्त्रीय बात कह रहे हैं, अनुपात ये बता दे कि नंदी से कितना बड़ा शिवलिंग होता है या कितना छोटा होता है। इसके बाद इनकी बात को मैं काउंटर करूंगा, मैं बताऊंगा कि क्या होता है। नहीं, इनको बताने दीजिए। आप तो आचार्य हैं। हम तो बता ही रहे हैं कि जितना छोटा इस समय वर्तमान सिद्धेश्वर जी का शिवलिंग है उसके हिस्से हैं, छोटे या बड़े? नंदी के अनुपात में होता है। नंदी से बड़ा होता है शिवलिंग। इतना वो नंदी किसका है कि छोटा? बड़ा होता है नंदी भगवान से, शिवलिंग बड़ा होता है कि छोटा? एक अनुपात होता है भाई, एक अनुपात होता है। अच्छा, वो शिवलिंग किस अनुपात से बाहर निकलते हैं, अनुपात से बाहर निकलते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आइए, हाँ आइए। अखिलेश जी, ऐसा है कि जो सर्वे हुआ है, अभी जब सर्वे कमीशन, चूंकि मैं वकील हूं, आपने मुझे वकील के तौर पे बुलाया है, तो जो सर्वे हुआ है, अभी जो कमिश्नर गए थे वो 30% हिस्सा का सर्वे हुआ है, और जो वीडियो रिलीज हो रहा है जो बाबा का होने का दावा है, वो जब अभी एएसआई जब उसको खोदेगी पूर्ण तरीके से, जब वहां मलबा साफ होगा तब पता चलेगा कि एक्चुअल साइज बाबा का क्या है। और आज जो कोर्ट में हुआ, जो 1991 ये वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक शब्द है रिलीजियस, कैरेक्टर रिलीजियस डिसाइड की बात है। तो उसमें विष्णु जैन ने यही कहा कोर्ट में कि पहले जो सर्वे के सबूत हैं वो कोर्ट के सामने आ जाएं, जो फोटोग्राफ्स हैं, जो वीडियो है, ताकि ये डिसाइड करने में इनका 7-1-11 रूल जो है। मुझे एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, मुझे पता है आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, चूंकि आप इधर अकेले पड़ गए हैं। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।